भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान हेलो किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी के संबंध में देते हैं कुछ विशेष जानकारियां, कुछ ऐसी जानकारियां आपको देते हैं जिससे कि आपकी खेती किसानी बेहतर हो सके, आसान हो सके। अपने आज के हेलो किसान कार्यक्रम के जो हमारे विषय हैं वो रहने वाले हैं किस तरह से आपने फलों और सब्जियों की तुड़ाई के उपरांत उनका प्रबंधन करना है, और साथ ही हम बात करेंगे कैसे गर्मी के इस मौसम में आपने अपने पशुओं का रखरखाव करना है। लेकिन सबसे पहला जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा फल एवं सब्जियों की तुड़ाई उपरांत उसका प्रबंधन। और इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। बातचीत का सिलसिला ज़रूर आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। बीज बुआई से लेकर फसल तैयार होने तक किसान जी तोड़ मेहनत करके उत्पादन करता है, लेकिन किसान का काम यही खत्म नहीं हो जाता। फल और सब्जी उगाने के बाद उन्हें बाजार तक सकुशल पहुंचाना भी बड़ी जिम्मेदारी का काम है। फल और सब्जियों के गलत रखरखाव, परिवहन और भंडारण के कारण करीब 25 से 30% नुकसान की आशंका रहती है। फलों और सब्जियों की कटाई या तुड़ाई के बाद बेहतर प्रबंधन से इस नुकसान से बचा जा सकता है। कटाई या तुड़ाई के ठीक पहले सिंचाई ना करें, इससे उत्पादन की गुणवत्ता और भंडारण क्षमता में इजाफा होगा। कंद वाली सब्जियों की खुदाई से 15 से 20 दिन पहले सिंचाई करें। कंद वाली सब्जियों की खुदाई के बाद 4 से 5 घंटे तक छाया में सुखाकर नमी को कम करना चाहिए। वहीं नींबू, संतरा, टमाटर, हरी मिर्च और खीरा को वैक्स घोल से उपचारित करने से ये सिकुड़ते नहीं है और इनका रंग लंबे समय तक अच्छा रहता है। इसके साथ ही इनकी पैकिंग पर भी खास ध्यान देना होता है। पैकिंग ऐसी हो कि हवा के उचित संचरण की व्यवस्था हो। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट, और आइए कार्यक्रम में जो चर्चा है उसका रुख करते हैं। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर राम आसरे जी। डॉक्टर राम आसरे, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो किसान कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमारा आज का विषय है कि फल एवं सब्जियों की तुड़ाई उपरांत उसका प्रबंधन, तो इसी के चलते सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी के समय कौन कौन सी फल और सब्जियों की तुड़ाई का समय चल रहा है? इस समय फल सब्जियों की तुड़ाई का बहुत ही भरमार समय चल रहा है। सबसे बड़ी इस समय समस्या ये है कोरोना महामारी की, और उसमें हमारे किसान भाइयों को बचते बचाते फल सब्जियों की तुड़ाई भी करनी है, और उस तुड़ाई करने के बाद उसको किस तरीके से सही दशा में ग्रेडिंग करके, पैकिंग करके या परिवहन करके बाजार तक पहुंचाना है, जिससे उनकी सेहत भी बरकरार रहे और हमारे जो भाई बहन दूर दराज में बैठे हैं जिनके पास फल सब्जी उपलब्ध नहीं होती उनको भी सब्जी सुरक्षित तरीके से मुहैया हो जाए। तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही अहम सवाल है, और मैं सीधे आता हूँ आपके प्रश्न पर कि इस समय किन किन फल सब्जियों की तुड़ाई की जा रही है। जहाँ तक हम सब्जियों की बात करें, इस समय हमारे किसान भाइयों के पास जो कद्दू वर्गीय सब्जियाँ खासकर उनकी भरमार है। इसमें अगर हम नाम लें जैसे कि आपकी करेला है, तोरी है, कद्दू है, खीरा है, ककड़ी है, बैंगन है। इसके अलावा दो और प्रमुख जिनको हम फल भी मान सकते हैं या उनकी सब्जियों में वैसे गणना की जाती है, जैसे कि आपका तरबूज और खरबूजा। तरबूज और खरबूजा भी अहम इस समय दो फसलें हैं जिनकी तुड़ाई काफ़ी बहुत जोरों पे है और किसान भाई इनको बाजार तक पहुंचाते हैं। इसके अलावा जो और दूसरी प्रमुख फसल है सब्जियों में वो है टमाटर। टमाटर की आवक इस समय बहुत ज़्यादा खेतों से निकल रही है, क्योंकि इस समय तापक्रम में काफ़ी बढ़ा हुआ है और लू चलना शुरू हो गई। तो ऐसे में टमाटर की जो पकने की गति है वो काफ़ी बढ़ जाती है, और दिन प्रतिदिन इसकी मात्रा खेतों से अधिक निकलती है। इसके अलावा जो सब्जियां इस समय बाजार में आ रही कहीं न कहीं कुछ आपका बैंगन भी है और भिंडी। इस समय यूँ कहें कि जो हमारा सब्जियों का चक्र होता है उस चक्र में ये जो हमारा धूप काल का समय होता है या गर्मियों का समय होता है, इसमें सब्जियों की उपलब्धता अधिक से अधिक होती है। हाँ, और जो फल होते हैं उसमें फलों में खासकर आम और लीची दो ऐसे प्रमुख फल हैं उत्तर भारत में जो कि इस समय पकने की अवस्था में आ रहे हैं। इसके अलावा हमारा जो आड़ू है वो भी पकने की स्थिति में है, और कहीं कहीं जो अगेती आड़ू होता है जिसे हम पीच भी बोलते हैं
वो बाजार में पहुंच चुका है और अंगूर की भी आवक उत्तर भारत से कहीं न कहीं शुरू हो गई है। तो ये रहे हमारे प्रमुख फल और सब्जियां जिनकी इस समय तुड़ाई की जा रही खेतों से हमारे किसानों की। जी बिल्कुल, ये तो बात हुई कि अभी कौन कौन से फल और सब्जियों की तुड़ाई हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहता है कि जब हमारे किसान तुड़ाई करते हैं तो उस दौरान कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं जिनका बेहद उनको ख्याल रखने की आवश्यकता है। और इसी के चलते मैं आपसे यही भी पूछना चाहूँगी इसमें एक और सवाल कि तुड़ाई करते समय जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो किस तरह से जो है वो अभी कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी है उनके लिए, तो कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और किस तरह से तुड़ाई करें, और तुड़ाई के के दौरान कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको विशेष रूप से ध्यान में रखने की ज़रूरत है? बहुत ही अहम सवाल आपने यहाँ पे किया है। हमारे फल सब्जियों की तुड़ाई अन्य फसलों की तुलना में बहुत ही नाजुक होती है और बहुत ही इस पे ध्यान देना पड़ता है। जैसे कि दूसरे आपकी खाद्यान्न फसलें, आपका गेहूं है, जौ है, ज्वार, बाजरा, मक्का इत्यादि की तुड़ाई या गहाई फल सब्जियों से बिल्कुल फ़र्क होती है। फल सब्जियों की तुड़ाई करने में आपको इन फसलों की तुलना, जो फसलें की जैसे मैंने आपके नाम लिया खाद्यान्न वाली फसलें हैं, उनकी तुलना में आपको यहाँ बहुत अधिक सावधानी बरतनी पड़ती है। हाँ, इसके अलावा उन सावधानियों का जिक्र हम हमेशा जब भी इस तरीके के प्रोग्राम होते हैं हमारे किसान भाइयों के लिए हम उनको इस समय पे जानकारी देते हैं। लेकिन इस समय जो वक्त है बहुत ही संकट भरा दौर है और से आपने यहाँ आगाह भी किया कि किसान भाई इस फल सब्जियों की तुड़ाई करते समय वो सावधानियां बरतें ही, जिससे कि फल सब्जी अधिक समय तक तरोताजा बनी रहे, हमारे उपभोक्ताओं तक पहुंचे। हाँ, यहाँ पे एक और जो आपने यहाँ पे एक कासन दिया है, यहाँ पे चेतावनी दी है कि हमारे किसान भाई बहन भी क्या कुछ इस समय सावधानी बरतें, जिस समय कोरोना की जो महामारी है उसका जो चक्र चल रहा है, फैलाव चल रहा है, कड़ी सी चल रही है, उस कड़ी को तोड़ने के लिए क्या कुछ सावधानी बरतें, इसके बारे में अहम बिंदुओं पे चर्चा करना जरूरी है। तो एक एक करके हम आते हैं। पहले तो हम बात करते हैं कि सब्जियों की तुड़ाई में क्या कुछ सावधानी बरतें, खासकर जब भी हमारी सब्जी की तुड़ाई हमारे किसान भाई सुनिश्चित करें या करना चाहते हो कि हमें कल जो है बाजार में या परसों बाजार में ये सब्जी पहुंचानी है, पहले तो उनको एक विश्लेषण करना होगा कि किन मंडियों में इस समय क्या कुछ फल सब्जियों की कीमत जा रही है, उसका किस तरीके से रुझान है और कहाँ इनकी कितनी ज़्यादा अधिक मांग है। तो उसके हिसाब से ये तय करें कि हमें आप 2 दिन बाद सब्जी तोड़नी है तो इसकी कितनी हमारी डिमांड होगी, आवक होगी, तो उसका भी ध्यान रखें। तो सब्जी काफ़ी मात्रा में हमारे किसान भाई जिसकी तुड़ाई कर रहे हैं वो है टमाटर। टमाटर को अगर सही दशा में न तोड़ा जाए तो वो बहुत ही कम समय भी नष्ट हो जाएगा। अगर आप उसका पूरा लाल रंग करके खेत से तुड़ाई करके लाते हैं तो बाजार पहुंचते पहुंचते कहीं कहीं वो दब कुचल के बर्बाद हो जाता है या खराब हो जाता है, जिसकी कीमत किसानों को नहीं मिल पाती है। तो इसका तात्पर्य सीधा सा है कि फल या सब्जियों को सही पकने की अवस्था में तोड़ें, ना वो अधिक बिल्कुल कच्ची ही हो या ना ही बहुत ओवर राइप या बहुत अधिक पक न चुकी हो। उस अवस्था में उसकी तुड़ाई करेंगे तो सही दशा में बाजार में पहुंचेगी। अब हम सीधे आते हैं कि हमारे किसान भाई भी अपना किस तरीके से ख्याल रखें जिससे कि उनकी सेहत बरकरार रहे। तो यहाँ पे जैसा कि सभी लोग इस समय जानते हैं कि पूरा विश्व कोरोना की महामारी से ग्रसित है और उससे परेशान है। इस समय हमारे किसान भाई जब भी खेत में उतरते हैं फल सब्जियों को तुड़ाई करने के लिए तो पूरा आप संक्रमण न फैले इसका ध्यान रखें। इसके लिए जब भी आप खेतों में जाएं साथ में अपना खाना पानी अलग अलग लेके जाएं। जैसे अगर हमारे 10 एक परिवार के सदस्य हैं तो 10 को अगर पानी की बोतल है तो अलग अलग होनी चाहिए, उनका खाना भी अलग अलग पैक होना चाहिए। और जब भी खाना या विश्राम करें एक साथ ना करें, अलग अलग अलहदा रहते हुए भी उनका प्रयोग करें। और खासकर हाँ, जो भी औजार वो यूज कर रहे हैं या प्रयोग कर रहे हैं फल सब्जियों की तुड़ाई में, खासकर यहाँ पे आपका सेकेटियर होता है या कैंची होती है या आपका दूसरे औजार होते हैं, उनको वो सैनिटाइज करते रहे, उनको है निर्जमीकृत करते रहे। और सैनिटाइज करने के लिए सीधे कोई यहाँ पे बहुत आपको तकनीक का उपयोग नहीं करना, आप सीधे आप साबुन के पानी का उपयोग कर सकते हैं। खासकर जितने भी साबुन पाउडर आता है उसको आप उसका घोल बना, अगर 100 लीटर पानी या 25 लीटर पानी में 25 लीटर पानी में अगर आप 150 ग्राम ही इसकी पाउडर की मात्रा डालेंगे किसी भी डिटर्जेंट की, तो वो आपका एक प्रक्षालक घोल बन जाएगा। तो उसमें आपकी जितनी भी कैंची है और आप स्वयं भी अपने हाथ बीच बीच में 1-1 2 घंटे में धोते रहें। हाँ, जब भी तुड़ाई करें एक पंक्ति में
काफी दूर दूर बैठ के ही तुड़ाई करें, और एक पंक्ति में अगर 2 व्यक्ति तुड़ाई कर रहे हैं, अगर 4 गज या 5 गज के फासले पे दूसरी विपरीत दिशा से आप 2 लोग तुड़ाई करते हुए आए, जिससे कि आपकी आपस की दूरी बनी रहेगी और जो संक्रमण का यहाँ पे डर है फैलने का कोरोना का, वो नहीं हो रहेगा। हाँ, खासकर यहाँ पे जो इसमें क्रेट्स यूज करते हैं हमारे किसान भाई फल सब्जी रखने के लिए, उसको भी साबुन के पानी से धोते रहे। हर एक बार उपयोग करने के बाद जब वो खाली होके आते हैं तो उसको हम साबुन के पानी से धो के ही प्रयोग करें, जिससे कि आपकी जो इसमें संक्रमण की शंका है वो कम हो जाएगी। बिल्कुल, ये तो सावधानियों की और बचाव की बात हुई, लेकिन जैसे कि अभी आपने यहाँ पर कहा था कि हमारे किसान जब पूरे जैसे जो टमाटर है जब वो पूरी तरीके से पक जाता है, उसके बाद जब उसे बाजार में लेकर जाते हैं तब वो कहीं ना कहीं से दब जाता है या फिर कुचल जाता है, तो ऐसे में पैकिंग जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। तो किस तरह से तुड़ाई के उपरांत हमारे किसान भाई बहन जो हैं वो सब्जियों की और फलों की पैकिंग करें? तौर पे यहाँ पे अगर हम पैकिंग की बात करते हैं और खासकर जहाँ पे सब्जियों की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, पैकिंग अगर आपको दूर दराज के बहुत ही दूर में फल सब्जियों को भेजना है तो आपके जो गत्ते आते हैं, CFB बॉक्स बोलते हैं जिसको, जिनकी धारण क्षमता करीब 5 से 10 किलो की होती है, उनमें फल सब्जियों को आप पैक करें। और ख़ासकर जो हमारे नगर परिधि क्षेत्र हैं, जो हमारे यहाँ पे मान लीजिए दिल्ली है या बंगलौर है या कलकत्ता है, इसके आसपास के शहरों के 25 या 30 किलोमीटर की दूर से या 30-40 किलोमीटर की दूर से सब्जी जो आती है शहरों में, वो खासकर हमारे क्रेट्स में ही लेके आते हैं किसान भाई, चाहे वो आपका करेला हो या भिंडी हो या लौकी हो या टमाटर हो। सर, ग्रेडिंग के संबंध में आपसे जानकारी लेना चाहेंगे, किस तरीके से ग्रेडिंग करें किसान भाई बहन फल और सब्जियों की? निश्चित तौर पे बहुत ही आम सवाल आपने यहाँ पे किया। जब भी ग्रेडिंग करें हमारे किसान भाई बहन, उससे उसकी जो कीमत होती है, इसे कहते हैं मूल्य संवर्धन, वो बढ़ जाता है। जब भी किसान भाई हमारे किसी फल सब्जी को बाजार में ले जाएं, उससे पहले ये सुनिश्चित कर लें कि अगर साइज या रंग के अनुसार जो आपकी फसल है उसको 3 वर्गों में विभक्त कर लें। एक बड़े साइज के जो आपके फल होते हैं उनको अलग रख लें, और जो मध्यम साइज के फल होते हैं उनको अलग, और बहुत जो छोटे साइज के फल होते हैं उनको आप स्थानीय या बाजार या जो आपके आसपास की जो बाजारें हैं उसमें बेच के उसको अधिक आमदनी ले आए। और इसके अलावा जो बड़े आकार के होते हैं उनको ग्रेडिंग करके 3 श्रेणियों में जो 2 ऊपर की श्रेणी है उनको आप बाजार में ले जाए, जिससे कि आपकी प्रति इकाई आपकी अधिक कीमत आपको मिल जाएगी। क्योंकि अगर आपने तीनों वर्गों के फल या सब्जियों को एक साथ में ही ले गए तो निश्चित तौर पे आपका जो उसका एक आकर्षण होता है फल सब्जियों का, उतना नहीं हो पाता है। जो आपका बाजार में जो आपको कीमत होनी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इसलिए हमेशा ही ग्रेडिंग करके, जैसे कहते हैं हम, वर्गीकरण करके आप फल सब्जियों को बाजार में ले जाए, जिससे कि इसमें देखा गया कि वर्गीकरण या ग्रेडिंग के माध्यम से आपकी जो फल सब्जी है उसमें करीब 30 से 40% की इजाफा हो जाता है, वृद्धि हो जाती है, बिना किसी एक्स्ट्रा के खर्चे के। बहुत ही बड़ी अहम प्रक्रिया है जिसको अपनाकर हमारे किसान भाई अपनी फल सब्जियों में मूल्य संवर्धन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने पैकेजिंग की बात कर ली है, हमने ग्रेडिंग की जो है वो बात कर ली, किस तरह से हमारे किसान बाज़ार तक ले जाकर जो अपनी फल सब्जियाँ हैं उनकी बिकवाली करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे मैं यहाँ पर करना चाहूँगी। कई लोगों के मन में इस वक्त डर है क्योंकि कोरोना एक ऐसा संक्रमण है जो पूरी दुनिया भर में इस वक्त फैल रखा है, तो कई लोगों को इस वक्त ये भी लगता है कि जो फल सब्जियाँ उनके घरों तक आ रही हैं या जो बाज़ार में आ रही हैं उससे भी जो है वो कोरोना संक्रमण फैल सकता है। तो क्या ये केवल भ्रांति है या फिर ये जो डर है इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है सर? निश्चित तौर पर इस संकट के दौर में ये ख्याल इस तरीके के आने लाजमी है, बहुत निश्चित स्वाभाविक है। हर व्यक्ति या जो भी उपभोक्ता है या जो उत्पादक है उसके जहन में या उसके दिमाग में कहीं न कहीं सवाल आते। ये भ्रांति नहीं है, ये निर्मूल ही नहीं है, इसमें कहीं कहीं सच्चाई है। हाँ, लेकिन इससे बचा जा सकता है, इससे निपटा जा सकता है। इससे कुछ तौर तरीके हैं जो खासकर ये देखा गया, जो प्रयोग से निकल के आया है, जो हमारी फल सब्जियों की सतह पे करीब
ये जो विषाणु है, वायरस है, तकरीबन 4 से 5 घंटे तक जीवित रह सकता है। तो इसलिए जब भी हमारे जो भी उपभोक्ता हैं या किसान खुद भी सब्जियों का जो उपयोग में ला रहे हैं, उनको तुड़ाई के 4 या 5 घंटे तक उसको कहीं ऐसे स्थान पे रख दें जिससे किसी की उसमें आने की या छूने की आशंका न हो। तो वो 4-5 घंटे के बाद आप उसको उपयोग में ला सकते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर और भी आपको सावधानी बरतनी है तो एक लाल दवा आती है, पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट की दवा ये निश्चित तौर पर इसको दूसरे जैसे आपका पानी है उसको साफ करने में भी यूज किया जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का घोल बना ले। यहाँ पे मैं मात्रा बताना चाहूँगा, अगर आपको 10 लीटर पानी तैयार करना है तो तकरीबन उसमें 2 से 3 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट घोल लें। उसमें जो भी फल सब्जी है उसको आप 2-3 मिनट डुबो के उससे निकाल लें तो निश्चित तौर पर ये आपको निर्जमीकृत हो जाता है ये फल सब्जी। हाँ, और ये कहीं कहीं आपको नुकसान भी नहीं पहुँचाता है क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट एक संस्तुत रसायन है जो कि इस तरीके के स्टरलाइजेशन के काम में लिया जाता है। यहाँ तक कि देखा गया कि कुछ उपभोक्ता लोग या उपभोक्तागण इसको डिटर्जेंट को फल सब्जियों में धो रहे हैं साबुन के पानी में। निश्चित तौर पे ये एक गलत या मर्यादित तरीका है, इससे आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव। जी, अगर पोटेशियम परमैंगनेट किसी वजह से कहीं उपलब्ध ना हो पा रहा हो तो क्या नमक के पानी के अंदर लोग इसको धो सकते हैं अपने फलों और सब्जियों को? नमक की निश्चित तौर अगर हम फल सब्जियों को धोते हैं, आप सादे पानी से भी धोते हैं, तब भी संक्रमण की आशंका कहीं की बहुत ज़्यादा हद तक कम हो जाती है। नमक के पानी से निश्चित तौर पर इस पे असर आता है। इससे भी और उत्तम आपका यहाँ प्रक्षालक है जो आप खाने का सोडा जी, जो आपका खाने का सोडा है जी, हाँ, जिसको सोडा बाइकार, वो बहुत ही कारगर इसका एक तरीका है। उसको भी आप पानी में घोल के उसकी मात्रा भी 5 ग्राम के आसपास 10 लीटर पानी में घोल के उसमें भी आप अपने फल सब्जियों को प्रक्षालित कर सकते हैं, जिससे कि इसके संक्रमण की आशंका कम से कम हो जाती है या नगण्य हो जाती है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर राम आश्रय जी, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी इस विषय के संबंध में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि अभी आपने जाना, तमाम जानकारियां हासिल की कि किस तरीके से फलों और सब्जियों की तुड़ाई के उपरांत आपने उनका प्रबंधन करना है और ख़ास तौर से कोरोना संक्रमण को देखते हुए किस तरीके के बचाव जो हैं वो आपने करने हैं, बचाव कार्य करने हैं, और कैसे फलों और सब्जियों को भी आप जैसे ही अगर उपभोक्ता अपने घरों में उन्हें लेकर आते हैं तो किस तरह से आपने उनकी साफ़ सफाई करनी है, कैसे आपने उनका रख रखाव करना है। ये तमाम बातें अभी आपने डॉक्टर राम आश्रय जी से जानी। इसी के साथ कार्यक्रम हेलो किसान में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अपने अगले विषय के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं
कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया। केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे हेलो किसान कार्यक्रम में। और आइए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। और अब जो हम यहाँ पर अपना विषय लेने वाले हैं वो रहेगा गर्मियों में किस तरीके से कर सकते हैं पशुओं की देखभाल। और इस पर चर्चा करने के लिए जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं वो रहेंगे डॉक्टर रामनिवास शर्मा जी। उनसे बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं एक खास रिपोर्ट। गर्मी के मौसम में पशुओं की खास देखभाल की जरूरत होती है। इस समय पशुओं के रहवास के साथ साथ खान पान पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। पशुओं को दिन में 3 से 4 बार पानी पिलाएं और हर बार ताज़ा पानी ही दें। शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए सुबह शाम नहलाएं। इस समय पशुओं का दूध उत्पादन भी कम हो जाता है, इसीलिए इनके खान पान में हरा चारा और पोषक तत्व दें। इसके अलावा पशुओं को गर्म हवाओं से बचाने के उपाय करें, जिससे लू लगने का खतरा ना हो। इसके लिए उन्हें हवादार या छायादार स्थान में बांधें। कुछ पशुपालक पंखे या कूलर लगाकर भी पशुओं को बेहतर माहौल दे सकते हैं, या फिर पशु आवास के सामने खस या जूट के बोरे का पर्दा लगाएं। पशुओं के साथ साथ नवजात को भी विशेष देखभाल की जरूरत होती है। जन्म के आधे घंटे के अंदर बच्चे को खीस जरूर पिलाएं। इसके अलावा पशुओं को गलघोटू बीमारी का टीका लगवा लें। पशु में बीमारी दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से परामर्श करें। तो अभी आपने देखी है विशेष रिपोर्ट और आइए रुक करते हैं डॉक्टर रामनिवास शर्मा जी का। डॉक्टर रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेलो किसान कार्यक्रम में। धन्यवाद जी सर, जैसे कि हमारा आज का विषय यही है कि किस तरीके से गर्मी के मौसम में हम अपने जो दुधारू पशु हैं उनकी देखभाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस तरीके का आवास जो है वो हमारे पशुओं का होना चाहिए जिससे कि वो गर्मी से जो है वो बचे रहें। देखिए, जो आवास है वो आवास इसलिए ही जरूरी होता है कि जब भी विपरीत मौसम होता है उसमें हम अपने पशुओं को सुरक्षित रख सकें और उस विपरीत मौसम से बचा सकें जी। तो जिस तरह आजकल देखिए गर्मी पड़ रही है और दिन का तापक्रम देखें तो 40 से ऊपर जा रहा है, तो ऐसे मौसम में हम अपने पशुओं को ऐसे घर में रखें जहां छांव हो। और ये देखें कि जो घर होता है उसमें टीन की या लोहे की चद्दर नहीं होनी चाहिए। अगर वो पड़ी हुई हैं तो सबसे जरूरी है कि उस छत के ऊपर
सरकंडे का या धान के पुआल का कोई एक छप्पर सा बना के उस पर रख दें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी जो छत से आती है और अंदर जहां पशु रहते हैं उन पर सीधा गर्मी का प्रकोप ज्यादा रहता है जी। तो और दूसरा ये ध्यान रखें कि जो पशु हैं दिन के समय में जो आसपास पेड़ हों उसके अंदर रखें, उन पेड़ों के अंदर। और ये ध्यान जरूर रखें कि जो पशु घर है उसकी सफाई भी निरंतर जरूरी है, क्योंकि गर्मी के अंदर जो गोबर पेशाब है ये अधिक तापक्रम की वजह से बहुत ज़्यादा सड़ने लगता है, तो उससे बहुत तरह की बीमारियां फैलने का डर रहता है। तो आवास हवादार भी होना चाहिए, उसमें जो खिड़की दरवाजे हैं उसको खोल के रखें। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो तो देखिए कूलर भी लगा सकते हैं, क्योंकि आजकल हमारे जो पशु हैं उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। अच्छा दूध है, इन दिनों में गर्मी में दूध भी कम हो जाता है, तो अगर संभव हो तो ऐसे मौसम में कूलर भी लगा सकते हैं और पंखा तो उसमें होना ही चाहिए जी। और वो देख ले किसान हमारा कि भाई हमारा पशु अगर गर्मी लगती है तो वो पशु हाँफने भी लगता है, तो अगर पशु आराम में रहेगा तो आराम से जुगाली करेगा, चारा खाएगा, तो हमारे किसान इसका आराम से निर्णय ले सकते हैं जी। बिल्कुल, ये तो बात हुई कि किस तरीके का हमारे जो पशु हैं उनके लिए निवास होना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें आहार की, तो गर्मी के इस मौसम में किस तरीके का खान पान जो है वो हमें अपने पशुओं को देना चाहिए, कैसा आहार देना चाहिए उन्हें? बिल्कुल, देखिए जी, आहार जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और ये भी देखा गया है कि जो हमारे पशुपालन में है 70 से 80% जो खर्चा है वो आहार पर होता है। तो आहार एक में जरूरी ये है कि वो संतुलित होना चाहिए, और विशेषकर इस मौसम में क्योंकि शरीर से पसीना निकलता है, तो मैं अपने पशुपालक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि इस मौसम में देखिए जैसे जो आहार है उनका विशेषकर दाना, उसका ज़्यादा ख्याल रखें कि उसमें अनाज, खल, चोकर और नमक और खनिज मिश्रण। मैं नमक और खनिज मिश्रण पर इसलिए ज़्यादा जोर देना चाहता हूँ कि जो पसीने के द्वारा बहुत सारे तत्व जो है पसीने में वो बाहर निकल जाते हैं, और इन दिनों में चूंकि ज़्यादा गर्मी रहती है तो पशु को कैल्शियम की भी कमी हो जाती है। तो पशु आहार के अंदर 2% तो उसमें खनिज मिश्रण मिला लें, 1% नमक जरूर मिलाएं, क्योंकि देखिए ये नमक है ये हमारे पशु के शरीर में बैलेंस रखता है जो एसिड बेस का, तो ये बहुत जरूरी है। इससे पशु को प्यास भी लगती है, तो मतलब नमक भी होना चाहिए। और अनाज की बात करें तो देखो 40 से 50% उसमें अनाज है, और आजकल गेहूं का जैसे किसान दलिया खिलाते हैं तो गेहूं दे दे, उसमें जौ भी दे सकते हैं, जई भी दे सकते हैं, मक्का दे सकते हैं जी। और उसी तरह से खल है, खल देखिए सबसे बढ़िया तो मूंगफली की मानी गई है। ये 30 से 35% तक आहार के अंदर खल होना चाहिए, क्योंकि इससे प्रोटीन होती है और पशु का दूध भी बढ़ता है। तो उसमें आप खल जो सरसों की ले सकते हैं, मूंगफली की ले सकते हैं, तिल की ले सकते हैं, बिनौले की ले सकते हैं। जो हमारे पशुपालक भाई हैं उनके क्षेत्र में जो आसानी से उपलब्ध हो और थोड़ा सस्ती भी हो, वो ऐसा खल लेना चाहिए। और मैं चाहूँगा थोड़ा चोकर भी होना चाहिए। चोकर से क्या है कि वो दाना फूल जाता है, और अगर हम पशु को खिलाते हैं तो पशु बड़े आराम से उसको खिला देता है। लेकिन इसके साथ साथ देखो मैं ये जरूर बताऊंगा कि इन दिनों में हमारे किसान भाई ने जो चरी है वो लगा दी होगी मार्च या अप्रैल के महीने में, तो वो तैयार होगी। तो थोड़ा थोड़ा जितना भी संभव हो या कहीं रिजका भी होगा तो कोशिश करें पशु के लिए थोड़ा हरा चारा भी जरूर कर दें। और अगर अभी नहीं बोया है तो अभी भी समय है कि हमारे किसान भाई ज्वार, चरी, मक्का ये तुरंत लगा दें, ताकि आगे आने वाले समय के लिए भी उनको हरा चारा मिल सके जी। जल का प्रबंधन किस तरीके से करें? दिन में कितनी बार जो हमारे पशु हैं उनको जो पानी है वो पिलाना चाहिए, और साथ ही उनकी जो दूध उत्पादन क्षमता है उसको किस तरीके से बनाए रखे किसान? देखिए ये बहुत जरूरी है कि चाहे आहार मिले न मिले लेकिन पशु को पानी जरूर मिलना चाहिए जी। क्योंकि देखिए इस गर्मी में इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो जो पशु के शरीर से अन्य क्रियाओं के अलावा शरीर से पानी निरंतर वाष्पन क्रिया द्वारा उड़ता रहता है। तो पशु के लिए पानी की कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, और उसको ताज़ा पानी हमेशा उपलब्ध कराना चाहिए। और मैं कहूँगा कम से कम 3 बार, एक बार सुबह पानी पिलाएं, दोपहर को पिलाएं, और एक बार जब किसान भाई हमारे यहाँ सोते हैं तो उस टाइम भी 1-2 बाल्टी पानी उनके आगे रखें, ताकि उनकी वो रात भर प्यासे न रह जाएं।
और इसके साथ साथ देखिए दूध बना रहे इस गर्मी में, तो ये जरूरी भी है कि जब भी पानी पिलाएं पशु को तो उसको नहलाएं जरूर। अगर नहलाते रहेंगे तो नहलाने से भी हमारे पशु के अंदर जो गर्मी की जो समस्या है, गर्मी की जो दिक्कत है, उससे काफी राहत होती है। हम मनुष्य भी काफी नहाते हैं और इसमें नहाने में भी एक बात का ध्यान रखें कि उसके सिर पर पानी जरूर डालें। अगर सिर पर पानी डालेंगे तो उससे काफी हद तक हमारे पशु को गर्मी कम पड़ती है। और अगर और भी कोशिश करें तो जहां पशु को बांधते हैं तो वहां भी पानी का छिड़काव कर दें ताकि पशु को नीचे से भी गर्मी ना लगे। तो पानी साफ सुथरा होना चाहिए। अगर पानी का जहां भंडारण करते हैं तो एक बात का ध्यान रखें कि उसको हफ्ते में एक बार जरूर साफ करें, क्योंकि गर्मी के दिनों में उसमें कई बार काई जम जाती है, कीड़े पड़ जाते हैं, तो कई हमारे किसान भाई उसको साफ नहीं करते और हमारा पशु उस पानी पीने के लिए मजबूर होता है। तो ऐसे में क्या है कि वो पशु का पेट भी खराब हो जाता है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि पशु कभी भी प्यासा न रहे, हरदम उसको पानी पिलाता रहना चाहिए, कम से कम 3-4 बार, और उसको नहलाते रहना चाहिए और साफ सफाई जरूर रखें ताकि पशु को गर्मी ना लगे। बिल्कुल। साथ ही इस गर्मी के मौसम में जो हमारे दुधारू पशु हैं उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनके होने का खतरा रहता है और किस तरीके से नियंत्रण जो है उनका किया जा सकता है? क्या कोई टीकाकरण भी होता है उनके लिए? हाँ बिल्कुल। देखिए वैसे तो जो पशुओं के अंदर आजकल जो बीमारी होने का जो मुख्य खतरा है वो है गर्मी लग जाना जी। इसके लिए बचाव के लिए देखो जरूरी है कि पशु को ऐसी जगह न बांधे जहाँ सीधी लू चलती हो जी। आजकल लू चल रही है बहुत तेज, तो जब गर्म हवा हमारे पशु को लगेगी तो एक हद तक तो पशु हमारा उस गर्मी को बर्दाश्त कर पाता है उसका शरीर, लेकिन अगर ज्यादा देर अगर धूप में रह गया या ऐसी जगह बांध दिया है कि जहाँ पर तेज हवा चल रही है, गर्म हवा लग रही है, तो हमारे पशु को लू लग जाती है और उससे क्या होता है कि पशु सुस्त हो जाएगा, उसका शरीर का तापक्रम बढ़ जाता है और वो कई बार बेहोश होने का भी डर रहता है। तो मैं सलाह दूंगा कि पशु को हमेशा ऐसी जगह बांधे, किसी दीवार की ओट से बांधे, पेड़ के नीचे बांधे, और अगर कोई साधन हो तो घर के अंदर रखें जी। और उसमें ये है कि उसको समय समय पर जो है संतुलित आहार दें, और ये भी ध्यान रखें कि पानी का जैसे हमने बताया सिर पे पानी डालें। अगर किस तरह से लू लग जाती है, सुस्त हो जाता है, और अगर ऐसी स्थिति हो तो तुरंत ही नजदीक के पशु चिकित्सक को दिखाएं ताकि उसका अच्छी तरह से इलाज हो सके जी। अब दूसरी बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि टीकाकरण होता है, तो वैसे तो टीकाकरण इस गर्मी के महीने में हम लोग थोड़ा सा नहीं लगाते, क्योंकि मार्च के महीने में पहले ही हमारी जो केंद्र सरकार है वो सारी राज्य सरकार के द्वारा हर घर में जाकर पशु का मुंहखुर का टीका लगवाया जा चुका है जी। तो इन दिनों में अगर किसी बाई द वे किसी पशु को टीका नहीं लग पाया है तो सुबह सुबह डॉक्टर्स को से संपर्क करके सुबह सुबह वो टीका लगवा देना चाहिए ताकि ये जो बीमारी है इससे उसका कोई दिक्कत ना हो। हाँ, और दूसरा ये है कि इन दिनों में जैसे आपने बताया चीचड़ है, कलीली है, ढेरे हैं, हमारे पशु के शरीर पर इनका भी होने का खतरा रहता है। तो देखिए कभी भी पशु के शरीर पर इस तरह के परजीवी का होना ठीक नहीं है, क्योंकि वो खून चूसते हैं, उससे कई बार खुजली होती है, एलर्जी हो जाती है। तो इसके लिए पहले तो मैंने बताया कि जो घर की दीवार है पशु घर की, उसको पलस्तर करके रखना चाहिए या टीप करा के रखना चाहिए, क्योंकि ये परजीवी 2 ईंटों की भी जो जगह होती है उसमें ये अंडे देते, बच्चे देते हैं जी। तो इसके लिए बहुत सारी, अगर मान लो लगता है कि ये दिखाई देते हैं कि शरीर पर, तो बहुत सारी दवाइयां हैं, जैसे डेल्टामेथ्रिन है, साइबरमेथ्रिन है। ये डॉक्टर की सलाह से उसका घोल बना कर पशु के शरीर पर अगर नहलाएं तो इन परजीवियों में से छुटकारा हो जाता है। बिल्कुल। छोटे बच्चों का भी विशेष रूप से थोड़ा सा ध्यान रखें जी। जो हमारे कटरा कटरे हैं, बछड़ा बछड़ियां हैं, उनका भी, क्योंकि उनमें देखिए प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, तो उनका भी वही ख्याल करें जो मैंने आपको बताया है, छाया में रखें, पूरा दूध पिलाएं, और उनको जैसे मैंने बताया जो परजीवी हैं वो नहीं होना चाहिए जी। बिल्कुल। चलते चलते एक सवाल आपसे और रहेगा यहाँ पे डॉक्टर शर्मा कि कोरोना का ये जो इस वक्त संक्रमण पूरी दुनिया में फैल रखा है, और अगर हम बात करें हमारे देश की, तो हमारे देश में पशुपालन जो है वो काफ़ी अच्छे स्तर पर किया जाता है। पशुपालकों को इस वक्त कौन कौन सी ऐसी मुख्य सावधानियाँ हैं जो बरतने की आवश्यकता है, खासकर जब वो हमारे पशुओं के आसपास रहते हैं? तो हाँ बिल्कुल,
देखिए, चूंकि ये भयंकर बीमारी पूरे विश्व के अंदर फैली हुई है और हमारे जहाँ पशुपालन होता है, विशेषकर अगर बड़ी डेयरी फार्म हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, कोई दूध निकालने के लिए, कोई चारा निकालने के लिए। तो उन लोगों के लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा कि वो लोग पूरा ध्यान रखें, जब भी एक दूसरे से एक तो दूरी बना के रखें, और इसमें सबसे बढ़िया रहेगा कि वो काम को बांट लें। जैसे एक आदमी चारे का काम करे, एक आदमी दूध निकालने का काम करे, एक आदमी सफाई का काम करे। तो जब सफाई हो तो वही मजदूर उसमें हो, दूसरे मजदूर उसमें ना हो। और जैसे कि जो साधारण सावधानी है, हाथों को साबुन से साफ रखें और मास्क लगा के रखें। अगर मास्क भी ना हो तो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अंगोछा, वो अंगोछा तो उनके पास में होता ही है, तो वो अंगोछा बांध के रखें अपनी नाक और मुंह को, ताकि दूसरे आदमियों से उसका संक्रमण ना हो। और अगर कोशिश करें कि दूसरे फार्म से कोई दूसरे जैसे उनके रिश्तेदार हैं या मित्र हैं, वो उनमें आजकल आना जाना बिल्कुल बंद कर दें। अपने जो फार्म हैं उसमें बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जब भी वो दूध का वितरण करते हैं तो उस समय भी उनको सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि बर्तनों के द्वारा, देखिए ये कोविड-19 तो किसी भी तरह से लग सकता है। तो जो दूध लेने वाले व्यक्ति हैं उनके जो बर्तन हैं वो भी दूर दूर रखें और एक एक करके उनको दूध बांटना चाहिए, ताकि जो है लोग आपस में संक्रमित न हो। तो इस तरह ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी से भी वो लोग बचे रह सकते हैं। सर, एक सवाल यहाँ पर हमारा और रहेगा कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि शहरों से जो हमारे किसान भाई बहन हैं वो अब एक बार फिर से जो अपने गांव हैं, अपना जो गांव है उधर की तरफ पलायन जो है वो कर रहे हैं, और वहाँ जाकर भी क्या पता उन्हें किसी तरीके का कोई काम, कोई रोज़गार मिले या ना मिले। तो सरकार की तरफ से क्या जो है वो प्रबंधन किए गए हैं, खासकर हम अगर बात करें पशुपालकों के लिए? तो देखिए, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा पैकेज हमारे भारतवर्ष के लिए दिया है, और उसमें अगर हम बात करें पशुपालन के लिए विशेष रूप से ध्यान रखा गया है कि जो हमारे प्रवासी मजदूर हैं जो गांव में जा रहे हैं, तो वहां पर जाकर भी उनको कुछ ना कुछ तो रोजगार चाहिए। तो इस बात को ध्यान रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रोविजन किया है, उसमें प्रावधान किया है कि हमारे जो मजदूर भाई हैं वो बैंक से ऋण लेकर अपना जो है डेयरी व्यवसाय उसमें कर सकते हैं, और उसमें उनको कोई भी इस तरह की कोई असुविधा ना हो। तो वो भी बैंकों को मतलब ये इस तरह की इंस्ट्रक्शन उनको दी जा चुकी हैं, ताकि वो हमारे किसान भाई आसानी से ऋण लेकर वो अपना व्यवसाय कर सकें। तो ये एक बहुत अच्छा है। तो मैं इनको कहूँगा कि भाई जो भाई इस व्यवसाय को करना चाहते हैं तो वो अपने नज़दीक के जो जिले के कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर इसका प्रशिक्षण लें, क्योंकि वो शहर में कुछ और काम करते थे। अगर इसको ढंग से करेंगे तो मैं चाहूँगा कि वो कृषि विज्ञान से केंद्र से 10-12 दिन का प्रशिक्षण लें और पूरी जानकारी लेने के बाद में अपने इस व्यवसाय को करेंगे तो निश्चित रूप से ये तो स्वरोजगार का बहुत अच्छा एक साधन है। हमारे जो प्रवासी मजदूर हैं अगर अपने घर में ही रहकर वो बेचकर आसानी से अपनी आजीविका कमा सकते हैं। बिल्कुल। तो डॉक्टर शर्मा, आप हमारे साथ जुड़े और इतनी अहम जानकारी आपने इस विषय पर दी और खासकर अपना समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने डॉक्टर रामनिवास जी से जाना किस तरीके से गर्मी के मौसम में आपने अपने दुधारू पशुओं की देखभाल करनी है, किस तरीके का आहार उन्हें देना है, कैसा निवास उन्हें प्रदान करना है, और साथ ही साथ कोरोना संक्रमण से किस तरीके से हमारे पशुपालक बच सकते हैं और क्या सावधानियां उनको बरतने की आवश्यकता है। तो अभी आपने ये तमाम जानकारियाँ हासिल की। हम उम्मीद करेंगे कि हमारे आज के हेलो किसान कार्यक्रम के दोनों ही विषयों के संबंध में जो भी जानकारी आप तक पहुँचाई गई है वो आपके ज़रूर काम आएगी। तो हमारे आज के हेलो किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग को बना कर रखिए, सावधानी बरतिए। नमस्कार।